नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। संक्रमण की दूसरी लहर के जाने और तीसरी लहर के आने की चर्चाओं के बीच चुनावी आंच पर भी कुछ पकने लगा है। 2022 में चुनाव तो 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब को लेकर माहौल अभी से गर्म होने लगा है। लेकिन चौंका राजस्थान भी रहा है, जहां चुनाव तो होंगे 2023 में, लेकिन मिशन 2022 के साइड इफेक्ट्स शायद वहां पर भी पड़ने लगे हैं। यानी शुरू हो चुका है सत्ता के संघर्ष के लिए साम दाम दंड भेद सब। सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा लोकसभा विधानसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। 1 साल से भी कम समय बचा है जब जातीय, सांप्रदायिक और सांस्कृतिक पहचान वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। बीजेपी ने मिशन 2022 का शंखनाद कर दिया। सीटों के समीकरण सेट होने लगे। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार। विपक्ष अभी मुद्दे तलाश रहा है। मैदान में कौन किसके साथ उतरेगा अभी तय नहीं। अकेले लड़ना है ये भी तय नहीं। हाँ, ये तय जरूर है कि चुनाव नहीं, जंग होगी और हर रोज रणनीतियां बदलेंगी। हमारे मुख्यमंत्री पॉलिटिकल पर्यटन कर रहे हैं और वो क्योंकि स्टार प्रचारक हैं, तो स्टार प्रचारक के होने उन्हें प्रचार में ज़्यादा चिंता है। उत्तर प्रदेश की कोरोना की जो हालत है, बीमारी के कारण लोगों को बस अस्पताल नहीं मिल रहा, बिस्तर नहीं मिल रहे, जो महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं वो उनको नहीं मिल पा रही हैं, लोगों की जान जा रही है, संख्या बढ़ रही है, टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं और टेस्ट का जो परिणाम आता है उसमें डिले चल रहा है। सरकार का धर्म है कि वह समस्या बढ़ाने के बजाय और आंकड़ों को छुपाने के बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए, क्योंकि आज जो स्थिति है वो सही नहीं। विपक्ष से 2022 में लड़ाई होगी, लेकिन उससे पहले यह तय होना है कि झंडा लेकर आगे कौन चलेगा। टीम को चुनावी मैदान में लेकर उतरने वाला असली कैप्टन कौन होगा। दो 2022 के यूपी पंजाब चुनावों की हलचल से राजस्थान की राजनीति फिर से गर्म। इस्तीफे और विरोधों ने समय से पहले समय बदलने के संकेत देने शुरू कर दिए। सियासत में कई गुट होते हैं, गुटों की गुटबाजी होती है। राजस्थान में ये वैसे पुरानी बात है, फिलहाल फिर से नया चलन भी यही गुटबाजी। उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा से किसी भी सूरत में आम चुनावों से कम दिलचस्प नहीं होता। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद तो उत्तर प्रदेश की हर घटना ही राजनीति के केंद्र में होती है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उत्तर प्रदेश बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए जरूरी हो चुका है। लिहाजा चुनावी साल में हर छोटी हलचल के भी बड़े मायने। 4 साल पहले जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश जीता था, तब कई नामों पर मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा हुई थी। अटकलों में राजनाथ सिंह का भी नाम था, मनोज सिन्हा का भी, दिनेश शर्मा का भी और केशव प्रसाद मौर्य का भी। लेकिन मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ और 4 साल बाद सिर्फ एक ही नाम है, योगी आदित्यनाथ। 20 करोड़ से अधिक आबादी वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में, जहां हर सीट पर वोटों के समीकरण जाति या मजहब के आधार पर बदलते हैं, वहां सत्ता के 4 सालों में बीजेपी के लिए क्या बदला, कितना बदला? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए शीर्ष रणनीतिकारों ने प्रदेश का तापमान मापना कई दिन पहले शुरू कर दिया था। मंत्रियों, संगठन के पदाधिकारियों, विधायकों से बैठकों के कई दौर के बाद बदलावों के कई कयास चल रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि चुनावों में नेतृत्व योगी आदित्यनाथ का ही रहेगा। 5 हफ्तों में योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश ने नए रोजाना केसेस को 93% तक कम किया। याद रहे कि राज्य में 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है,
जब म्युनिसिपैलिटी मुख्यमंत्री 1.5 करोड़ आबादी में मैनेज नहीं कर सके, योगी ने असरदार तरीके से मैनेज किया। 4 साल बीतते बीतते शासन, सत्ता और संगठन के तौर पर योगी आदित्यनाथ का काम हमेशा चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश में लागू योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों को तो बीजेपी के बाकी मुख्यमंत्रियों ने अपनाया। जो भी देशद्रोही बयान देगा और देशद्रोही कृत्य करेगा, उत्तर प्रदेश की धरती पर इस प्रकार की किसी भी कृत्य को करने की हम परमिशन नहीं देंगे। जो भी कानून को हाथ में लेगा तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है और उसमें मैं भी करता हूँ, मुझे भी अवसर मिलता है तो मैं गौ सेवा बहुत अच्छा पुण्य का कार्य मानता हूँ। मैंने फैसला किया है कि हम गौ मंत्रालय की स्थापना अलग से करेंगे, जो गौ माता की रक्षा के काम में लगेगा और उनकी व्यवस्थाएं बनाने का काम करेगा। सड़कों पे यहाँ तहाँ यत्र तत्र सर्वत्र गोवंश बिखरा हुआ है और इसलिए अब बोर्ड नहीं, सीधा मंत्रालय बनेगा और जहां जमीन मिलेगी वहां बड़े बड़े गो अभयारण्य और गौशालाओं का जाल बिछा के गौ माताओं को वहां रख के और उनका भी कैसे कल्याण हो, इसका फैसला हम लोगों ने दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने ये बड़ा सवाल है कि किसान आंदोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर कितना असर पड़ेगा और साथ ही कोरोना के मैनेजमेंट को मिसमैनेजमेंट उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है या नहीं। लेकिन प्रयागराज में भव्य कुंभ आयोजन, इन्वेस्टर्स समेत अयोध्या के धार्मिक आर्थिक विकास का रोड मैप तैयार करना योगी आदित्यनाथ के कामकाज की फहरिस्त में जुड़ जाता है। जब सामान्य मानवी उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है तो फिर उद्योगों के लिए तो सोच ही कैसे सकते। विकास की बात करना, नौजवानों को नए अवसर की बात करना, मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस की बात करना, मैं नहीं मानता हूं कि ऐसे माहौल में कभी संभव था। नेगेटिविटी भरे उस माहौल से राज्य को पॉजिटिविटी की तरफ लाना, हताशा, निराशा, उससे अलग करके उम्मीद की किरण जगाने का काम योगी सरकार ने किया है। वे बधाई के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश में अब वो बुनियाद तैयार हो चुकी है जिस पर न्यू उत्तर प्रदेश की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण होगा। 2019 के आम चुनावों में अगर 63 सीटों पर एनडीए ने जीत पाई तो इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का नाम था, लेकिन थोड़ा श्रेय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को भी बीजेपी में दिया जाता है। सेवा ही संगठन, उसके तहत हमें क्या काम करना चाहिए और क्या अभी कोविड को लेकर जिस तरह की चीजें हुई हैं उसको लेकर और आगे कैसे उनको बढ़ना है और प्रदेश की जनता और संगठन और सरकार की चीजों को आगे लेकर बढ़ना है। प्रदेश की, देश को, जनता की कैसे और सेवा की जाए, तो सेवा ही संगठन के माध्यम से मार्गदर्शन मिला है और उसी पर हम सब काम करेंगे। ये कुछ मिसकंसेप्शन है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने और 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। चुनाव हो चुनाव न हो, निरंतर हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व सक्रिय रहता है और ये एक्सरसाइज चलती रहती है। मिलना जुलना, कहां पर कुछ क्या इनपुट्स आ रहे हैं, तो वही है। और जरा सा चुनाव क्योंकि निकट है इसलिए उस ढंग से हाईलाइट वो हो रहा है। जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष जी, वो सभी से मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले हैं, उप मुख्यमंत्रियों से मिले हैं, मंत्रियों से भी मिले हैं। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ने उन्हें बीजेपी का स्टार कैंपेनर बना दिया। चुनावों में कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों के लिए वो लीडर इन डिमांड बन गए। बिहार विधानसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने 18 सीटों पर प्रचार किया। बीजेपी ने 12 जीती और वहां जीत का प्रतिशत रहा 67। हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनावों में भी योगी आदित्यनाथ ने जमकर प्रचार किया। बीजेपी ने वहां 150 में 48 सीटों पर भगवा फहराया था। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं और जो रामद्रोही हैं
उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं, ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। मई 2022 में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में समाप्त हो जाएगा। उससे पहले नई सरकार का गठन होना है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने दिल्ली से लखनऊ तक के कई दौर की वार्ता के बाद समीक्षा रिपोर्ट पर काम शुरू कर दिया है और संकेतों में योगी आदित्यनाथ के काम पर मुहर लगाई है। उनकी कार्य कुशलता पर संतुष्टि जताई है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ मुद्दे ऐसे जरूर हैं जो योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाले। 6 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगा है। पश्चिम बंगाल में कई किसान नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था। अब उत्तर प्रदेश में भी उनकी यही तैयारी है, जो निश्चित ही बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। विपक्ष इस बात को खूब समझ रहा है, इसीलिए उसके आरोपों में किसान आंदोलन की बातें प्रमुखता से हैं। और आप देख रहे हो कि जो लोग किसानों का अपमान कर रहे हैं, जिनकी आंखें आज भी नहीं खुल रही, जिन्होंने गुलामी की जंजीरें पहनी हुई हैं अपने लोभ और लालच के लिए, एक एक करके जनता उनको जवाब दे रही है। हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में बीजेपी को जिस तरह कड़ी टक्कर मिली, उसने किसान नेताओं को उत्साहित किया है। जो बीजेपी विरोध पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित था, उसे अब चुनावी साल में पूरे प्रदेश में ले जाने की तैयारी है। बीजेपी के पास कम समय बचा है। 2,67,00,000 किसान हैं उत्तर प्रदेश में और ये संख्या वोट गणित को प्रभावित करने में सक्षम है। कोरोना कालखंड में चाहे पहली लहर रही हो या दूसरी लहर, प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलें बंद जो पहले बंद बहुत सारी जिसमें बंद थी, हमने उनको चालू रखा। कोरोना कालखंड के दौरान भी उसको चालू रखा, जिससे गन्ना किसान कहीं से भी पीड़ित न होने पाए, प्रताड़ित न होने पाए या उनकी गन्ना की फसल खराब न होने पाए। – 2020 में कोरोना की पहली लहर के दौरान यूपी सरकार ने क्वारंटीन, टेस्टिंग, अप्रवासियों के लिए भत्ता सुविधाएं और लॉकडाउन की व्यवस्था की। इसे रोल मॉडल की तरह समझा गया। लेकिन दूसरी लहर में देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी को भी काफी दर्द सहना पड़ा और उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना मैनेजमेंट को लेकर कटघरे में है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, लेकिन हिंदुस्तान में ही कमी हो रही है क्योंकि हमने अपने पीआर के लिए और भगवान जाने किस लिए वैक्सीन्स को एक्सपोर्ट कर दिया और अलग अलग देशों में भेज रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ कमी है। इसकी प्लानिंग ठीक तरह से करनी चाहिए। कोरोना से मुकाबले के लिए यूं तो योगी आदित्यनाथ हमेशा सड़कों पर ही नजर आए, लेकिन 14 अप्रैल को वो खुद संक्रमित हो गए। इस दौरान भी वो अधिकारियों और मंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग्स पर बने रहे, हालात संभालने की कोशिशें चलती रही। 30 अप्रैल को कोरोना नेगेटिव होते ही वो फ्रंटलाइन पर लौट आए और पूरे प्रदेश के मैराथन दौरे शुरू कर दिए। 75 जिलों में से 40 पर वो मई के अंत तक दौरे कर चुके थे। इस दौरान सभी 18 डिविजन्स में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, अस्पतालों के औचक निरीक्षण किए, पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद के ऐलान किए। इसमें जिन बच्चों ने अपने माता पिता को अथवा लीगल गार्जियन को कोरोना महामारी के कारण खोया है, उन बच्चों के लिए यह योजना लागू होगी। इसमें गार्जियन या केयरटेकर से अनाथ होने वाले उन बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकार ऐसे बच्चों को वयस्क होने तक, यानी जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं,
तब तक ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रति बच्चा प्रति बालक या बालिका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। लेकिन यूपी की सियासत चुनावी मौसम में खूब रंग बदलती है। उस रंग में जनता के असंतोष का रंग कितना गाढ़ा है, ये समझने की कोशिश कुछ दिनों से चल रही है। जनता के मिजाज को समझने की कोशिशें जारी हैं। बीजेपी इसे सामान्य संगठन समीक्षा बता रही है, विपक्ष इसे सत्ता पक्ष में हार के डर से जोड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव की तैयारी कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ कोरोना से कहरा रही है। लगातार कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं और मौतें गांव में अब ज़्यादा हो रही हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है जनता की सेवा करना, जनता की कैसे समस्या का समाधान हो उसके बारे में बात करनी चाहिए। ये जो बीजेपी के नेता एक दूसरे की झूठी तारीफ करते रहते हैं, उससे नहीं बनेगा। जनता की मदद कीजिए जिससे जनता को फायदा हो। उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण भी हर नेतृत्व को समय समय पर चुनौती देता आया है। योगी सरकार के लिए भी इससे बच पाना संभव नहीं हो सका। जातिगत मनमुटाव और वोट बैंक की राजनीति का शोर बीते 4 साल में विधानसभा के अंदर भी सुनाई देता रहा। महोदय, राम और परशुराम में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं, दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इस थोड़ा बुद्धि का भेद है। जहां पर बुद्धि का स्तर संकीर्ण और छोटा होता है वे लोग भ्रम में पड़ते हैं, लेकिन तात्विक रूप से शास्त्र ने कोई भेद नहीं माना है। कुछ समय के लिए झूठ का सहारा लेकर के समाज के चेहरे पर धूल तो झोंक सकता है, लेकिन विधाता से कभी बच नहीं सकता है, कभी नहीं बच सकता है। और ये गलती वे लोग कर रहे हैं जो 492 वर्षों की गलती के परिमार्जन के फलस्वरूप अयोध्या में जो अवसर आया है, उस अवसर पर भी जिन लोगों ने राजनीति करके और उस अवसर को धूमिल करने का प्रयास किया है, महोदय, उन लोगों को समाज जवाब देगा, समय के अनुरूप जवाब देगा। बीजेपी अभी से फुल मिशन मोड में आ चुकी है। केंद्रीय पर्यवेक्षक बीते कुछ दिनों में पार्टी संगठन और पदाधिकारियों के बीच से एक रिपोर्ट तैयार करके ले गए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि कुछ परिवर्तन या नए फैसले भी देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन एक बात जो हर कोई मान रहा है वो ये कि फिलहाल कई बड़ी चुनौतियां हैं सामने। दांव पर सिर्फ हार जीत नहीं, साख लगी है। बीजेपी की राजनीति में ये केमिस्ट्री कई बार आमतौर पर दिखी, तो कई बार इतनी खास कि जहां पीएम मोदी रहे वहां सीएम योगी किसी सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पीछे पीछे चलते दिखे। आज मुझे खुशी है कि जिस नोएडा के संबंध में एक छवि बन गई थी कि कोई मुख्यमंत्री यहां आ नहीं सकता है, उस मिथक को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती हैं, आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता। और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं। योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी का चुनाव सिर्फ यूपी का चुनाव भर नहीं, बल्कि पूरी बीजेपी के प्रभुत्व वाले गढ़ में विजय पताका फहराने का उत्तरदायित्व भी है। इसी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की भावनाएं भी हैं। इसी उत्तर प्रदेश में भावनाओं को भावुक करने वाली गंगा भी है। इसी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। 2017 में जब यूपी चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। तब बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को 244 से 47 पर समेट दिया था और खुद 47 से 312 सीटों पर आ गई थी। ये करिश्मा था। लेकिन इस बार कोरोना है और प्रधानमंत्री मोदी खुद भी निशाने पर है। मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। उत्तर प्रदेश के मिशन 2022 से ही हर पार्टी का 2024 का देशव्यापी अभियान जुड़ा है।
इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनावों में सभी पार्टियां अपना सब कुछ झोंकने की तैयारी कर रही हैं। समय ब्रेक का है। ब्रेक के बाद चलेंगे तो दिखाएंगे मिशन 2022 का असर और कहां-कहां दिख रहा है। आप देखते रहिए आज तक। सोचिए, जिस राज्य में 14,000 लोगों की मौत कोरोना से हुई हो, वहां इस समय सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर लड़ाई सियासी वर्चस्व की छिड़ी हो, तो इसे चुनावी मिशन 2022 से ही जोड़ा जा सकता है। यह बात पंजाब की है, जहां लड़ाई सत्ता और विपक्ष की तो बाद में होगी। पहले यह लड़ाई चल रही है कि सत्ता के संघर्ष का असरदार सरदार है कौन। ये हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस हैं एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। एक पुराना सिपह सालार, एक नया मंसूबेदार। कौन है कांग्रेस का असली सरदार? हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस हैं एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। आम आदमी पार्टी, अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई बाद में होगी। पहले कांग्रेस को पंजाब में यह तय करना है कि उनकी पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू है, दूसरी तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीच में दिल्ली के अंदर कांग्रेस का एक 3 सदस्यीय पैनल, जिसे यह तय करना है कि अब की बार कौन पंजाब में कांग्रेस का सरदार है। हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल। ये ना स्पीड भी। कैप्टन और सिद्धू के बीच अदावत पुरानी बात है, लेकिन नई बगावत ने खलबली मचा दी। पहले सिद्धू 20 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे और अपनी आवाज को पंजाब की आवाज बता दिया। सच और हक की आवाज मैंने हाई कमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है। 48 घंटों के अंदर कैप्टन ने जवाब दिया और पैनल के सामने ये बताने और जताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि पंजाब में कांग्रेस और वो एक दूसरे के विकल्प। उनके समर्थन में उठने वाले सुर भी खूब बुलंदी से कैप्टन के साथ आवाज मिलाते सुनाई दिए। ये बिल्कुल गलत है। जो कैप्टन साहब के कोई भी चुनौती नहीं है, और दूसरी तरफ जो मुद्दे और कंसर्न है, और जो जिन्होंने कंसर्न्स उठाए उन्होंने भी यही कहा है कि हम इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, इश्यूज़ को सेटल करना चाहते हैं, और कोई भी ऐसा क्राइसिस नहीं है और ये आने वाले समय में सारे सेटल हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी एक बार फिर मजबूत होकर निकलेगी। अमरिंदर की राजनीति का स्टाइल अलग है। वो अक्सर मुखर होकर पार्टी लाइन से अलग भी सोच रखते हैं। अभी अवसर शक्ति प्रदर्शन का था तो उन्होंने पहले पल से वो बढ़त बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली आने से पहले आम आदमी पार्टी के पुराने बागी विधायक सुखपाल खैरा को पार्टी में शामिल कराया। सुखपाल खैरा के साथ आम आदमी पार्टी के बागी विधायक जगदेव सिंह कमलू और पीरमल सिंह धौला को भी कैप्टन ने पंजाब में अपना साथी बना लिया है और इसकी बाकायदा तस्वीर भी सबके सामने रख दी। कैप्टन ने फिलहाल संकेत दे दिया है कि पंजाब द कैप्टन 2020 में वो ही रहेंगे। निर्णय उनके उलट हुआ तो खेल खुला है, कुछ भी हो सकता है। सिद्धू अमरिंदर के बीच की रस्साकशी बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है, जो निश्चित ही पंजाब कांग्रेस के लिए बड़ा सरदर्द है। जब कैप्टन अमरिंदर दिल्ली आते हैं तो पंजाब में किसानों का एक समूह उनके खिलाफ नारेबाजी करके माहौल बनाता है। जब सिद्धू अपनी शिकायतें लेकर आए तो उनके क्षेत्र में गुमशुदा के पोस्टर लग गए, जिनमें सिद्धू को खोज कर लाने वाले को 50,000 का इनाम भी घोषित हुआ। सर, ये हमने हल्का पूर्वी जो अमृतसर में जो गोद लिया हुआ इलाका है सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का, वहाँ पर हमने पोस्टर लगाए हैं, क्योंकि वहाँ के काफ़ी लोग हमारी एनजीओ के पास आते हैं जिनके छोटे छोटे काम होते हैं, कारपोरेशन के, बिजली वालों के। वही काम अगर उनके नहीं तो फिर और आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि एमएलए से।
कांग्रेस इसे मुद्दों की लड़ाई पर दो नेताओं के वैचारिक टकराव से जोड़ने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये शायद ही किसी से छुप सके कि ये किस्सा कुर्सी का है। मुद्दे थे, हम लोग बैठे थे, वो भी बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं। एआईसीसी ने कमेटी बनाई है तो बातचीत की आपस में। लेकिन सर कई सारी शिकायतें थी, आप लोग 3 दिन से सुन रहे थे लगातार, आप लोगों ने 70 से ज्यादा विधायकों से बातचीत की, उस पर क्या कुछ कैप्टन साहब ने क्या कुछ कहा? शिकायत मत कहिए ना, कुछ मुद्दे थे जिनकी उन्होंने विश्लेषण उसका दे दिया। तो देखिए किस तरीके से पंजाब में चुनावी मिशन 2022 ने हालात जंग के बना दिए। विपक्षी दल दम साध कर खेल देख रहे हैं, क्योंकि उनका खेल उसके बाद ही शुरू होगा। फिलहाल कांग्रेस के लिए मंथन से ज्यादा चिंतन की जरूरत दिख रही है। आदमी खाना खाने से तृप्त नहीं होता, आदर मान और सम्मान से तृप्त होता है। और ये जो आदर और मान सम्मान है, ये किसी भी राजनेता के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई उसका सब कुछ गया, और जिसे इज्जत मिल गई मुझे लगता है उसे सारी कायनात मिल गई। Therefore I thank खान साहिब, मेरे उनके साथ बड़े पर्सनल संबंध हैं। एवरी इंडिविजुअल की अपनी अपनी बात होती है। मेरी कुछ फीलिंग्स हैं, आई एम अ सोल्जर, आई हैव बीन थ्रू द आर्मी, आई हैव माई ओन फीलिंग्स, ही हैज हिज ओन फीलिंग्स। अगर वो समझते हैं कि वो जाना चाह रहे हैं तो आई कांट स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम गोइंग। इनका समाधान अगले 2-4 दिन में सारा निकल जाएगा, आपको पता है, सारे चैनल्स पे आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी है, और इस डेमोक्रेटिक पार्टी में सबको हक है अपना कंसर्न रेज करने का, और विद इन द पार्टी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, और हमारे पास जैसे कमेटी बना दी गई है, और हाईकमांड इसको देख रही है, और इसका हल निकलेगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद सिर्फ पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है। लेकिन सिद्धू की एंट्री के बाद से पंजाब कांग्रेस बिखरने लगी। कुछ इसी तरह का असंतोष मध्य प्रदेश में भी उपजा था। नतीजे के तौर पर कांग्रेस की सरकार वहां गिर गई और पार्टी से बड़े बड़े नेता छिटक गए। हालांकि पंजाब की स्थिति वैसी नहीं, क्योंकि सामने विपक्ष मजबूत नहीं, लेकिन चुनावों के समय इसका असर कुछ भी हो सकता है। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है, उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। माना जा रहा है कि सिद्धू और अमरिंदर के बीच विवाद को समझने और सुलझाने के लिए जो 3 सदस्यीय पैनल बनाया गया है, उसमें ये सवाल भी कई विधायकों से पूछा गया कि अगर पंजाब में अमरिंदर नहीं तो कौन? अकाली बीजेपी गठबंधन अब पंजाब में नहीं है, दोनों अलग अलग लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी पूरा दम झोंकेगी चुनावी मुद्दों में। वहां किसान आंदोलन अब तक प्रमुख मुद्दा था जरूर, लेकिन शिरोमणि अकाली दल ने जीतने की स्थिति में डिप्टी सीएम दलित बनाने की घोषणा करके पंजाब राजनीति की दिशा बदलने का प्रयास किया। बीजेपी के कुछ नेताओं ने इससे भी आगे बढ़कर पंजाब में बीजेपी के जीतने पर दलित सीएम बनाने की घोषणा कर दी। इसके बाद कांग्रेस से भी धीरे धीरे ऐसे ही संकेत मिलने लगे। पंजाब में 2011 की जनगणना के अनुसार 31.9% दलित हैं। पंजाब में आरक्षित सीटों की संख्या अपने दम पर सिर्फ 3 राज्यों में सिमटी कांग्रेस के लिए पंजाब की बगावत तो चुनौती है ही। राजस्थान जैसा बड़ा राज्य भी 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले बड़ी मुश्किलें दिखा रहा है। गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो टकराव चल रहा है, वो बहुत बड़े संकेत दे रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मनभेद के कई राउंड्स की लड़ाई के बाद नया राउंड बीते 1 महीने से चल रहा है। पायलट गुट के समझे जाने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी और विधायक हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दे दिया और अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। ऐसा है, हेमाराम चौधरी साहब एक बहुत वरिष्ठ, एक कर्मठ कांग्रेस के सीनियर नेता है, और वो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं, 6ठी बार विधानसभा में वो गए हैं। उनका जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है और जो योगदान कांग्रेस पार्टी में है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। इसलिए मैंने सुबह भी कहा जयपुर के अंदर कि उनका इस्तीफा दे देना इस प्रकार विधानसभा से बहुत चिंता का विषय है। जो तनातनी चली आ रही थी, उसके तार अब इतने कस चुके हैं कि कभी भी औपचारिकताओं का तार टूट सकता है।
हालात यहां तक आ चुके हैं कि गहलोत समर्थक एक मंत्री को पायलट समर्थकों ने गांव में घुसने से रोक दिया और हंगामा करके भागने पर मजबूर कर दिया। मंत्री भजन लाल पहले पायलट ग्रुप के थे। पिछले विवाद के बाद वो गहलोत ग्रुप में शामिल हो गए थे, जिसको लेकर पायलट ग्रुप उनसे नाराज था। पिछली बार लंबे नाटकीय घटनाक्रम के बाद मामला जैसे तैसे शांत हुआ था, लेकिन फिर से चिंगारियां सुलगने लगी। स्थितियां ये भी बनने लगी हैं कि बच्चों की परीक्षा को लेकर हुई मुख्यमंत्री की मीटिंग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और मंत्री शांति धारीलाल के बीच विवाद बढ़ गया और बढ़कर सड़क तक आ गया। चुनौतियां बीजेपी के लिए भी वहां पर कम नहीं है। वसुंधरा राजे की राजनीति का अंदाज संगठन को बहुत रास नहीं आ रहा। 2023 में चुनाव है, तब तक शायद बीजेपी में भी काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।